हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th प्रोज बुक का 4th चैप्टर द होम कमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनकी डेथ 1941 में हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और नोवेलिस्ट थे। इनकी बहुत ही फेमस एक बुक थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं द होम कमिंग, ये इनकी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में दो भाई हैं, फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती। कहानी शुरू होती है इन दोनों भाइयों के झगड़े से। तो चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के सभी लड़कों के बीच रिंग लीडर था। रिंग लीडर मीन्स उनका सरगना था, सरदार था। आ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी। देयर वॉज अ heavy log laying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. लकड़ी का एक भारी लट्ठा नदी के किनारे नाव की पतवार बनाए जाने के लिए पड़ा हुआ था। ठीक है। He decided that they should all work together to shift the log by main force फ्रॉम इट्स प्लेस टू रोल इट अवे। उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि सब लोग, जितने भी वहाँ पर सब लोग हैं, वो सब लोग एक साथ काम करेंगे और पूरी शक्ति का प्रयोग करके लकड़ी का जो लट्ठा पड़ा हुआ है उसे लुढ़का कर दूसरे स्थान पर कर देंगे। बच्चे थे, आ गई शरारत दिमाग में, यहाँ क्यों पड़ा है, दूसरी जगह रख देते हैं, ऐसा उसने सोचा। The owner of the log would be angry and surprised and they would all enjoy the fun. जो उसका ओनर होगा, जो मालिक होगा उस लट्ठे का, वो गुस्सा होगा और आश्चर्यचकित होगा और वो सब लोग इस चीज़ को देख के क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, मज़ा करेंगे। ठीक है। Everyone scolded the proposal and it was कैरीड अनोमसली। अनोमसली मीन्स होता है सर्वसम्मति से। ठीक है। स्कॉन्डेड मीन्स क्या हो गया? उन सब ने इसको स्वीकार कर लिया, मतलब सब ने उसका प्रस्ताव मान लिया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया कि हाँ हाँ चलो चलो ऐसा ही करेंगे। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, स्टैंडेड अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग in front of them all without a word. पर जैसे ही क्या हुआ कि खेल जो है उनका शुरू ही होने वाला था, तो फटिक का छोटा भाई माखन स्टैंडेड अप यानी धीरे से आया और बिना कोई शब्द बोले सामने जो लकड़ी का लट्ठा पड़ा था उस पर जाके वो बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। लड़के एक क्षण के लिए परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें, ये तो बैठ गया, अब कैसे करें हम। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न। एक लड़के ने डरते हुए क्या उससे कहा, उसको धक्का दिया, धीरे से उसे धक्का दिया और उसे उठने के लिए कहा, लेकिन उसने क्या करा, वो बिना किसी रिस्पॉन्स के ऐसे बिल्कुल वहाँ बैठ गया उदासीन सा, कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। अनकंसर्ड यानी उसने ध्यान ही नहीं दिया उस बात का। ही अपेयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटिंग ऑन अ फ्यूटिलिटी ऑफ गेम।
वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था वहाँ बैठा हुआ जैसे कोई वो दार्शनिक हो हैं, और खेलों की उदासीनता पर ध्यान लगाए हुए वहाँ पर बैठा हो। वह इस तरीके का नाटक कर रहा था वहाँ बैठ के। ठीक है। माखन, ही क्राइड, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रस्ट यू। फटिक को बहुत गुस्सा आया। अब उसने क्या कहा, गुस्से से चिल्लाया। फटिक वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया। फटिक वॉज फ्यूरियस। माखन, यदि तुम इसी समय यहाँ से नहीं उठे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पीट दूंगा। थ्रस यू मतलब मैं तुम्हें पिटाई लगा दूंगा तुम्हारी। गुस्सा हो गया मुझसे बहुत ज़्यादा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन जो है थोड़ा सा सरका और ज़्यादा मोर कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी और ज़्यादा आराम से बैठ गया। नाउ इफ Fatig was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब तो उसकी इज्जत का सवाल था। अब यदि फटिक को अपनी महानता को जनता के सामने बनाए रखना था, ठीक है, कैसी महानता थी वो, रीगल मतलब शाही, तो अपनी शाही महानता को, डिग्निटी होती है महानता, तो अपनी शाही महानता को जो पब्लिक थी वहाँ पर, जो उसके दोस्त लोग थे, तो उनके सामने अगर उसको बनाए रखना था तो क्या करना था, इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर था कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था। जो उसने थ्रेट दिया था कि मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा, तो उसे पूरा करना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस मुसीबत के लिए उसका साहस जो है फेल हो गया। वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि ऐसा कुछ करे उसको मारने के लिए। हिज फर्टिल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्यूवर विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर एंड एडेड अम्यूजमेंट। अब उसका जो दिमाग था, फर्टिल मतलब उपजाऊ, कैसे उपजाऊ था उसका दिमाग कि तरह तरह की खुराफातें उपजती रहती थी उसके दिमाग में। तो उसका जो उपजाऊ दिमाग था उसमें जल्दी ही क्या हुआ, एक नया आइडिया आ गया। उसके भाई को जो परेशान कर सकता था, इस तरीके का आइडिया था। ठीक है। वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर एंड एडेड अम्यूजमेंट। उसके भाई को तो वो आइडिया परेशान कर सकता था, लेकिन उसके जो फॉलोअर थे, जो उसके साथी, उसके फॉलोअर को हिंदी में कहते हैं अनुयायी, तो उसके जो साथी थे, अनुयायी थे, उनको वो और भी अधिक आनंद प्रदान कर सकता था। इस तरीके का उसका आइडिया आया था दिमाग में। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। उसने आदेश दिया, कमांड दी कि माखन के साथ लट्ठे को लुढ़काया जाए। उसने ऐसा उन लोगों को ऑर्डर दे दिया। माखन हियर द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। माखन ने इस आदेश को सुना और अपने निश्चय पर दृढ़ रहने को अपने सम्मान का बिंदु बना लिया। मतलब उसने जो निश्चय लिया था कि मैं तो यहीं बैठा रहूँगा, इनकी कोई बात सुनूंगा नहीं, तो उसने क्या करा, उसने भी अपना ईगो की बात बना ली उसको, और वो भी वहीं पर ही बैठा रहा। उसने आदेश दे दिया कि इसको लुढ़का दो, और जो छोटा भाई था वो भी अपने ईगो पे ले गया। उसने कहा ठीक है, मैं भी अब यहीं जम के बैठा रहूँगा, चिपका रहूँगा। ठीक है। बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट earthly fame in other matters that there was pearl in it। लेकिन उसने इस तथ्य की वास्तविकता को नहीं जाना था। कौन सी तथ्य की वास्तविकता, कि वो जो कह रहा था कि इसके सहित ही लुढ़का दो, तो क्यों, उसमें बहुत खतरा था। उसने इस चीज़ को माखन ने नहीं समझा था। उन लोगों की तरह उसने भी इस चीज़ को अनदेखा कर दिया जो अन्य बातों में सांसारिक यश पाने का प्रयास करते हैं। मतलब कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि उनको तो सिर्फ क्या चाहिए, अपनी वाहवाही चाहिए। संसार में बस वाहवाही मिल जाए, भले ही उसके लिए उनका कुछ भी नुकसान हो जाए, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर
ये जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो ये समझा रहे हैं कि माखन ने भी उसी तरह, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने यश के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, इसीलिए माखन ने भी उसके आदेश में, फटिक के आदेश में जो खतरा छुपा हुआ था उसकी परवाह ना करते हुए उसने अपनी ईगो की बात बना ली कि मैं भी अब यहाँ से हटूंगा नहीं। इस तरीके से उसने ईगो की बात बना ली, लेकिन उसके अंदर जो खतरा छुपा हुआ था, क्या खतरा था कि अगर वो उस लॉक के संग लुढ़कता तो उसे चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उस चीज़ को उसने क्या किया, अनदेखा कर दिया। ठीक है, मतलब अर्थली फेम के लिए लोग बाग कुछ भी कर जाते हैं, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हमें यहाँ पर जो इसके राइटर हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। द बॉयज बिगिन टू हैव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। अब उन लड़कों ने क्या किया, लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से 1 2 3 चलो चिल्लाते हुए पूरी ताकत से वो जो लॉग था, जो लट्ठा था, उसको धक्का दे दिया। अब क्या हुआ है ना, द लॉग वेंट एंड विद द वेंट माखन्स, फ्लॉस्पी, ग्लोरी एंड ऑल। और जब उन्होंने एकदम से धक्का दिया तो क्या हुआ, वो लट्ठा चल पड़ा और उसी के साथ माखन और उसकी फ्लॉस्पी, फ्लॉस्पी मतलब उसका दर्शन, और उसकी साड़ी, हेकड़ी, ग्लोरी, और उसका जो भी वहाँ पे उसने बना रखा था अपना अहम की बात, वो सब उसके साथ ही, हेकड़ी उसकी सारी चली गई, यानी वो भी लग गया उसके साथ। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड themselves hoarse with delight। होर्स मीन्स होता है मतलब जोर जोर से चिल्लाना, उसको बोलते हैं। तो वो जो लड़के थे वो सभी आनंद से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मज़े ले रहे थे वो। ठीक है, बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक जो था वो थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, उसे पता था कि अब क्या होने वाला है, वो जानता था इस बात को कि अब क्या होगा। उसे मालूम थी कि अब बस मैं घर गया तो मम्मी तो मुझे कूटी डालेंगी, तो इसीलिए वो डरा हुआ था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग एंड श्योर एनफ माखन्स rose from mother earth blind as fate and screaming like the furious। और पूरा निश्चित तरीके से माखन धरती माँ की गोद से उठा। अरे भाई गिर पड़ा था बिल्कुल ज़मीन में, तो धरती माँ की गोद से उठा और बिल्कुल गुस्सा होकर, फेट मतलब भाग्य की तरह अंधा होकर, क्रोध में चिल्लाया, गुस्से से चिल्लाया बहुत ज़ोर से, उसे गुस्सा आ गया। अब भाई किसी को भी गिरा दोगे तो गुस्सा ही आएगा। अब उसको भी बहुत तेज़ गुस्सा आया माखन को। ठीक है, लाइक अ फ्यूरियस, बड़े भयानक तरीके से चिल्लाया वो। ही रस्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम एंड देन वेंट क्राइंग होम। वो फटिक की तरफ जोर से झपटा, उसके चेहरे को स्क्रैच कर दिया, खरोंच दिया, और उसे पीटा, उसे लात मारी और रोते हुए घर की तरफ चला गया। मतलब उसको मार पिटाई भी कर दी और घर भाग गया रोता हुआ। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। नाटक का पहला अंक यहाँ पर समाप्त हो गया था। अब देखिए आगे, देखिए इस स्टोरी में होता क्या है। वो बेचारा पिटाई विटाई भी लग खा ली उसने, अब शायद सज़ा भी उसी को मिलेगी क्योंकि बड़ा भाई है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass। फटिक ने अपना चेहरा पोंछा और क्या हुआ, नदी के किनारे एक डूबी हुई नाव के किनारे पे जाके बैठ गया और एक घास के टुकड़े को चबाना उसने शुरू कर दिया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव किनारे पर आके रुकी। एंड अ मिडल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टैच स्टेप्ड ऑन शोर, रुकी और एक ग्रे हेयर यानी आधे काले आधे सफ़ेद
इस तरीके के बाल, तो उनको ग्रे हेयर बोला। तो भूरे बाल और क्या है, डार्क मस्टक, मस्टक मीन्स होता है मूछ, तो काली मूछ वाला एक मिडिल मिडिल एज यानी अधेड़ उम्र का, यानी जिसकी आयु अधेड़ हो, ना जवान ना बूढ़ा, तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति किनारे पर उतरा उस नाव में से। ये किसने देखा? फटिक ने वहाँ बैठे हुए देखा। ठीक है। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। उसने देखा कि एक लड़का जो यहाँ बैठा हुआ है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास। फटिक जो है ग्रास को चबाता रहा। एंड सैड ओवर देयर बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। उसने घास चबाते चबाते क्या करा, ऐसे ही इशारा कर दिया। क्या कर दिया? अरे देखो उधर रहते हैं, इस तरीके से, बस यूं ही एवं ही उसने इशारा कर दिया। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल था कि उसने किस ओर इशारा किया है, क्योंकि उसने तो एवं ही इशारा कर दिया था, तो वो यही नहीं समझ में आया कि वो किधर किया उसने पॉइंट। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। स्ट्रेंजर जो था अजनबी, उसने फिर से पूछा। ही swung his leg to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out," and continued to chew the grass as before. उस अजनबी ने जब उससे फिर से पूछा तो उसने अपने पैर नाव को एक और इधर हिलाए, मतलब पैर हिलाए अपने, और कहा जाओ और ढूंढो। और पहले की तरह उसने फिर से घास चबाना शुरू कर दिया। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम। अब एक नौकर उसके घर से वहाँ आया और उसने आके कहा कि तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें बुला रही हैं। फटिक के लिए बुलावा आ गया कि चलो अब मम्मी बुला रही हैं। भाई छोटा भाई पहुंच गया रोते रोते, तो मम्मी ने उसको बुलाया। फटिक रिफ्यूज टू मूव। फटिक ने जो है वहाँ से मूव करना, यानी वहाँ से हिलने को भी मना कर दिया कि मैं अब नहीं जाऊँगा। वो हिला भी नहीं वहाँ से। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन हिज ओकेशन। लेकिन वो जो सर्वेंट था, लेकिन इस अवसर पर नौकर क्या था? मालिक था। अरे भाई, जब मम्मी ने उसको अथॉरिटी दे के भेजी है तो वो था नौकर, लेकिन फटिक के लिए तो इस समय वो मालिक था कि उसने अगर लेने आया है तो फिर वो लेके ही जाएगा। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन। लेकिन इस समय जो सर्वेंट था वो मालिक था उसका। ठीक है। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड इम्पोर्टेंट रेज। वो फटिक को बड़े ही रफली, बुरी तरीके से उसने उठाया उसको, और थोड़े से गुस्से के साथ लात और धक्का मारते हुए ले गया। मतलब उस नौकर ने भी उस पर रहम नहीं किया, उसको ले गया ज़बरदस्ती वहाँ से खींच खांच के। चलो। When फटिक केम इन टू द हाउस। जब फटिक घर आया, हिज मदर सॉ हिम। इसकी माँ ने उसको देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली। वो जोर से चिल्लाई। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन। उसने कहा तुमने फिर से माखन को मारा। बहुत से चिल्लाई, फिर से मारा तुमने उसे। नो आई हैवेंट, हु टोल्ड यू दैट। उसने कहा नहीं नहीं। उसने उत्तर दिया नहीं नहीं, मैंने नहीं। आपसे किसने कह दिया कि मैंने उसको मारा है? हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाई यू हैव। उसकी माँ फिर से चिल्लाई झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटिक सैड सडनली आई टेल यू आई हैवंट। उसने कहा, अचानक से एकदम से बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने नहीं मारा है। लेकिन उसकी माँ तो उसको सुन ही नहीं रही थी। बट माखन टेल यू आई हैवेंट, यू आस्क माखन। आप माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। आप माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने सोचा कि यही सबसे अच्छी बात है कि मैंने जो पहले स्टेटमेंट कहा है मम्मी से आके कि भैया ने मुझे मारा, मैं तो उसी पे दृढ़ रहता हूँ। उसने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं, मतलब मम्मी से ये नहीं कहा कि नहीं इन्होंने नहीं मारा, असली बात क्या थी वो कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है। यस मदर। उसने कहा हाँ माँ।
फटिक डिड हिट मी, कि फटिक ने मुझे मारा था। अब उसने, छोटे भाई ने माँ से झूठ बोल दिया। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का जो पेशेंस था यानी धैर्य था वो पहले ही एग्जॉस्टेड मतलब समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्ट, वो इस अन्याय को सहन नहीं कर पाया, सुन नहीं पाया। ही रस्ड एट माखन एंड हार्म्ड हिम विद ब्लोज। टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। उसने क्या किया, वो ये अन्याय नहीं सुन पाया तो उस जल्दी से उस पर कूद पड़ा। किस पे? माखन पे एकदम झपट पड़ा और उसे क्या करा, एक घूंसा मार दिया जोर से उसको। एक हार्म्ड हिम विद ब्लो, ब्लो मतलब उसे एक जोर से घूंसा मार दिया। अब क्या हुआ, घूंसा मारते हुए क्या बोला, ब्लो, टेक इट, ये ले। ही क्राइड, वो चिल्लाया। एंड दैट फॉर टेलिंग लाई, वो चिल्लाया और ये क्या है, झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोला ना, ये ले, भैया को कैसे पीटते हो तुम लोग, ये ले, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बस ऐसे उसने कहा, ठीक है, कि ले तेरे झूठ बोलने के लिए दे रहा हूँ तुझे ये। हिज मदर टुक माखन्स साइड इन अ मूवमेंट एंड पुल्ड फटिक अवे, बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। उसकी मम्मी ने क्या किया, उसी क्षण एकदम से माखन की साइड ले ली और फटिक को खींच के अलग कर दिया। मतलब उसे छोटे भाई को मार रहा था, उसे खींच के अलग कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और उसे अपने हाथ से पीटना शुरू कर दिया। When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" और जब वो मार रही थी तो फटिक ने क्या किया, उनको एक साइड में करने लगा, धक्का देके उनको अलग कर दिया। तो वो जोर से चिल्लाई उस पर, अरे दुष्ट बालक, क्या तू अपनी माँ को मारेगा? इस तरीके से उन्होंने कहा, ठीक है। विलेन हो गया, बिल्कुल विलेन बन गया तू, है ना, मारेगा अपनी माँ को। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। अब ये जो क्षण था, जिस समय ये सब घटना घट रही थी, उसी समय ऐसा हुआ कि वो जो ग्रे मैन जो उसको मिला था वहाँ नदी किनारे, भूरे बालों वाला, वो अजनबी व्यक्ति वहाँ पर आ पहुँचा। जहाँ पर वो पिटाई उटाई लग रही थी उसकी, वो आदमी वहाँ पर आ गया, ठीक है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज। फटिक लुक्ड शीप्स एंड अशेम्ड। उसने पूछा, भाई क्या बात है, बात क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? फटिक बिल्कुल शीप यानी भेड़ की तरह से शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। जैसे भेड़ नहीं नीचे बिल्कुल गर्दन कर लेती है, अपनी नीचे घुसा लेती है, अपने बिल्कुल गर्दन ऐसे कर लेती है, बिल्कुल पेट में घुसाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था वो, है ना। शर्मिंदा हो गया बहुत ज़्यादा और अपनी नीचे गर्दन करके वहाँ पे खड़ा हो गया। उसको बुरा लग रहा था कि भाई किसी अजनबी के सामने अब ये डांट पड़ रही है, पिटाई लग रही है। बट when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी और उस अजनबी को देखा तो उनका जो गुस्सा था वो सरप्राइज में बदल गया, आश्चर्य में बदल गया। For she recognized her brother and cried. उन्होंने उनको कैसे रिकग्नाइज किया? क्योंकि वो अपने भाई को जो है पहचान गई थी, वो उनके भाई था, और चिल्लाई। अब एकदम सरप्राइज हो गई और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम? एज शी सेड दीज वर्ड्स शी वोब्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट। क्यों दादा, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये शब्द कहते कहते वो जमीन की में झुक गई और उनके पैरों को छू लिया। वो उसके भाई थे तो उन्होंने उनके पैरों को छू लिया। हिज ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। उसके भाई जो थे यानी उसके मामा जो थे फटिक के, वो फटिक की मम्मी की शादी के बाद, है ना, उसके भाई उसकी मम्मी की शादी के तुरंत बाद दूर चले गए थे और उन्होंने बम्बई में जाके अपना बिजनेस शुरू कर दिया था।
ठीक है। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। और जब वह बम्बई में थे तभी उसी दौरान क्या हुआ था कि उनकी बहन ने अपना पति खो दिया था। मतलब फटिक के पापा उसी दौरान ख़त्म हो गए थे जब वो बॉम्बे में रह रहे थे। कौन? मतलब उनके मामा जब बॉम्बे में थे उसी दौरान फटिक के पापा ख़त्म हो चुके थे। विशंबर हैड नाउ कम बैक। अब इनका नाम विशंबर है। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। और अब विशंबर जो है कलकत्ता आ चुके थे और उन्होंने आके तुरंत क्या किया, अपनी बहन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि भाई कहाँ है मेरी बहन, इस इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। ही हैड देन hastened to see her as soon as he found out where she was। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वे कहाँ थीं तो उन्होंने जल्दी ही उनसे मिलने के लिए वहाँ से चल दिए। ठीक है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन बड़े ही आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज़। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस। उसे उसकी बहन ने बताया कि फटिक जो है, परपेचुअल मतलब लगातार, न्यूसेंस मतलब परेशानी, कि फटिक जो है एक लगातार चलने वाली परेशानी है, मतलब मैं उससे बहुत परेशान हूँ। ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। उसने क्या बताया कि वो आलसी है, बात ना मानने वाला है और जंगली है। ये उसकी माँ ने उसके मामा से कहा, इस तरीके का है लड़का। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज अ लैम्ब एंड वेरी fond of reading. Vishwambar kindly offered to take Fatik of his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta। तो उसकी माँ पहले फटिक के बारे में बता रही थी, लेकिन अब उसने माखन के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन माखन कैसा है? उतना ही अच्छा है जितना कि सोना, उतना ही शांत है जितना कि एक मेमना, मतलब ठीक है, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। अब उसके मामा ने क्या कहा? विशंबर काइंडली ऑफर। अब विशंबर ने बड़ी ही काइंडली कहा अपनी बहन से कि फटिक को ले जाएगा वो अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में जाकर उनको पढ़ाएगा। ऐसा उसने उसको ऑफ़र दिया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, ऑफ़र दिया उसने, और फटिक मेरे बच्चों के संग जाके कलकत्ता में पढ़ेगा। ठीक है, एजुकेट विद ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। द विडोड मदर रीडली एग्रीड। जो विधवा माँ थी वो पूरी तरीके से सहमत हो गई उसकी बात से कि चलो ठीक है, तुम इसको ले जाओ। वैन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाटा विद हिम, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सैड ओ यस अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट। अब उसके अंकल यानी उसके मामा ने उससे पूछा कि फटिक क्या तुम मेरे संग कलकत्ता चलना चाहोगे? तो ये सब सुन के तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, कोई बाउंडेशन ही नहीं। वो इतने खुश हुआ, उसने कहा ओ यस अंकल, हाँ अंकल क्यों नहीं, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। मीन्स उसने क्या किया, उसने तो पहले कह दिया हाँ, लेकिन वो जो कहना चाह रहा था, उसको कहना ये था कि अरे हाँ मामा मैं आपके साथ चलूँगा। उसके अंदाज ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसने यह बात गंभीरता से कही थी। मीन्ट इट मतलब वो जो कह रहा है, इन द वे, जिस तरीके से वो कहा उसने, तो उसका कहने का मतलब ये था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल गंभीरता से कह रहा है, हाँ वो भी जाना चाह रहा है। ठीक है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक। फटिक से छुटकारा पाना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी, बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि जो है फटिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इमेंस मीन्स होता है बहुत विशाल, लार्ज, रिलीफ यानी कंफर्ट,
ठीक है, रिलीफ की बात थी कि भाई ये चला जाएगा, थोड़ी मुझे शांति मिलेगी, बहुत उधम मचाता है। ठीक है, शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। प्रेजुडियस मीन्स पूर्वाग्रह, जो पहले से मतलब जो विचार बनाए रखे थे, तो उसके मन में लड़के के प्रति पूर्वाग्रह था, यानी पहले से जो विचार बना रखे थे बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। दोनों भाइयों में कुछ भी प्रेम नहीं खोना था। ठीक है, जो भी था वो पूर्वाग्रह से था, ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों भाइयों में प्रेम अब खो जाएगा इस तरीके से। वो पहले ही लड़ते रहते थे, पहले कौन सा उनमें आपस में प्रेम था। ठीक है, शी वॉज in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other। ऐसा क्यों बोल रही थी उसकी माँ कि दोनों भाइयों में जो है प्रेम खोना क्या था, प्रेम था ही नहीं तो क्या खोएगा। क्योंकि वह रोज़ डरती थी, बहुत भयभीत रहती थी कि फटिक किसी दिन या तो माखन को नदी में डुबो देगा, ड्रोन इन द रिवर, या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा, या उसे किसी ना किसी खतरे में डाल देगा। मतलब उसको डर लगता था कि फटिक माखन को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो थोड़ी सी घबराई सी रहती थी। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम एगरनेस टू गेट अवे। और इसी के साथ साथ फटिक को की बच निकलने की जो अत्यधिक उत्सुकता को देखकर वो कुछ परेशान भी थी। कैसे बच निकलने की, कि मतलब वो एकदम से बच निकलता था किसी भी परेशानी से, और यहाँ भी एकदम चलने के लिए, भागने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आगे देखिए। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। जो सब कुछ उसने सेटल कर लिया, तैयार हो गया वो, तो वो हर मिनट अपने मामा से पूछ रहा था कि उन्हें कब निकलना है, कब स्टार्ट करेंगे वो। ही वॉज ऑन पिन्स एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवोक मोस्ट ऑफ द नाइट। वो इतना उत्तेजित था, उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो एकदम एक्साइटमेंट में ही रहता था और अक्सर रात भर जागते हुए लेटे रहता था। उसे लगता था बस अब जल्दी से, पिन्स एंड निडल्स ऑल डे का मतलब होता है कि जो है सुइयाँ चुभ रही हैं, जैसे एकदम उत्तेजना हो गई उसे कि नहीं अब तो मुझे जल्दी से जल्दी जाना है यहाँ से। ठीक है, सारा दिन बहुत एक्साइटेड रहता था वो, पूरी रात जगता था, ये सोचता रहता था कि मैं जाऊँगा। ठीक है, ही वैक्यूड टू माखन इन द perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। उसने माखन को अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी दे दी, अपनी बड़ी पतंग, और उसको कंचे हमेशा के लिए दे दिए। अब इससे क्या पता लग रहा है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें अपने भाई को दे दी। His marvels indeed at this time of departure his generosity towards माखन was unbounded। और वास्तव में जब वो उससे बिछोड़ रहा था तो माखन के प्रति उसकी जो जेनरसिटी थी, यानी उसकी जो सौम्यता थी, वो असीमित हो गई थी। कि अब अपने भाई से वो दूर हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो जितना वो उसको प्यार जता रहा है वो असीमित हो गया था। When they reached Calcutta, Fateh made an acquaintance of his aunt for the first time। जब वो कलकत्ता पहुँचे तब फटिक का अपनी मामी से पहली बार परिचय हुआ था। एक्यूटेंस मीन्स होता है परिचय होना, तो वो पहली बार अपनी मामी से मिला था। शी वॉज नो मीन्स प्लीज्ड विद हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वो किसी भी तरह से अपने परिवार में उसके जुड़ने से खुश नहीं थी, कि वो बेकार में ही उसके परिवार में आके मिल गया है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्यों आया है ये। ठीक है, शी फॉन्ड हर ओन 3 बॉयज़
क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। उसके लिए किसी और को साथ रखे बिना अपने 3 बच्चों की का जो भी मैनेजमेंट था वो करना, प्रबंध करना, अपने बच्चों के लिए सारा काम करना, उसे वही सब कुछ ठीक लगता था, उतना ही बस, कि कोई किसी और की और ज़रूरत थी नहीं उसे। एंड टू ब्रिंग अ ब्लेज लैड ऑफ 14 into their midst was terribly upsetting। और गांव का एक 14 वर्ष के लड़के का लाना उसे बहुत टेरिबल लग रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी उससे। टेरिबल मतलब बहुत भयानक, या वो उस लड़के को कैसे संभालेगी, गांव का और है वो तो, ठीक है, इस तरीके से उसको बहुत गंदा लग रहा था, क्यों लिया है इसको ये। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन indiscretion। डिस्क्रिएशन मीन्स इस तरीके की गलती। वास्तव में ऐसी गलती करने से पहले विशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था, उसकी मामी कह रही है। ऐसा डिस्क्रिएशन किया है, मतलब इसको ले आए हैं, ऐसा करने से पहले इनको कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। अब क्या बता रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मानव रिश्तों के संसार में 14 वर्ष के लड़के से अधिक बुरी कोई परेशानी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा कि कोई परेशानी नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि ये जो टीनेजर्स होते हैं वो ना तो छोटे बच्चे होते हैं और ना बड़े होते हैं। छोटे बच्चों के जैसे नासमझ भी नहीं होते, बड़े बच्चों जैसे समझदार भी नहीं होते, इसलिए वो परेशानी का सबब बनते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। ना तो वो सुंदर होते हैं, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूज़फुल। ना तो बहुत सुंदर होते हैं और ना ही कुछ उपयोगी होते हैं। उपयोगी मतलब वही, उतने ना तो छोटे हैं ना तो बड़े हैं कि ना तो बड़े जैसा काम कर सकते हैं, ना ही छोटों जैसा कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी काम के होते नहीं हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। और छोटे बच्चे की तरह उन पर प्रेम की बारिश करना इम्पॉसिबल है। प्रेम की बारिश भी नहीं कर सकते, जैसे छोटे बच्चे से प्यार करते हैं ऐसा भी नहीं कर सकते। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। और वो हमेशा मार्ग में बाधा बन जाते हैं, ठीक है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड अ बेबी एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रो अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। यदि वे बच्चों की तरह बात करते हैं तो उसे बच्चा कहा जाता है, और यदि वे बड़ों की तरह बोलते हैं तो उसे इम्पर्टिनेंट कहा जाता है, बदतमीज कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। वास्तव में उसकी हर बात पर नाराज़ हुआ जाता है, मतलब उसकी हर बात को ही ये समझते हैं कि ये गलत ही कह रहा होगा। सर रिसेंटेड मीन्स गलत होती है हर बात उसकी, सब नाराज़ ही होते हैं। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और तब वह एक अनअट्रैक्टिव बढ़ती हुई उम्र, यानी अनअट्रैक्टिव यानी जो आकर्षक नहीं है, अनअट्रैक्टिव यानी अनाकर्षक बढ़ती हुई उम्र में होते हैं। वो बच्चे किस तरीके की एज पे होते हैं कि अनअट्रैक्टिव होते हैं और ग्रोइंग एज होती है, बढ़ती उम्र होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ indecent haste, his voice grows hoarse and breaks and quivers, his face grows suddenly angular and unsightly। वो किस तरीके के होते हैं? वो जल्दी उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, जो बच्चे बड़वार पे होते हैं, बच्चा बड़वार है कपड़े छोटे हो गए, उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? आवाज़ भारी हो जाती है, फटी और कांपती हुई सी हो जाती है,
उसका चेहरा अचानक कैसा होता है, एंगुलर हो जाता है, यानी कोणीय हो जाता है। कहीं कोई कोई हिस्सा बढ़ गया, पहले नाक बढ़ गई है ना, ये कान बढ़ गए, इस तरीके का हो जाता है, और वो देखने में अच्छा लगने वाला नहीं होता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। ये किसकी बात हो रही है, जो 14 ईयर एज का जो बच्चा होता है वो इस तरीके का लगता है। ठीक है। इट इज़ ईजी टू excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapse in a boy of 14. छोटे बच्चों की खामियों को माफ़ करना आसान है, लेकिन 14 वर्ष के लड़के की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं उनकी, लैप्स माने उसकी जो गलतियां हैं, उनको अवॉइड नहीं किया सकता है ना, उनको अवॉइड नहीं किया सकता, यानी उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ये भी नहीं कि उनको हम सहन कर सकें, टॉलरेट नहीं कर सकते उनकी गलतियों को, क्यों क्या गलत है क्या सही है ये चीज़ तो उनको समझानी ही पड़ेगी। द लेड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। वो जो लड़के होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस पेनफुली, यानी लड़के दर्दनाक तरीके से आत्म जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो आत्म जागरूक हो जाते हैं दर्दनाक तरीके से। व्हेन ही टेक्स विद एल्डरली पीपुल ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड और एल्स सो अनड्यूली शाय दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वाइव एग्जिस्टेंस। जब वे अनुपयुक्त रूप से खुलकर या किसी अन्य प्रकार से अपने बड़े लोगों से बात करता है तो कैसा लगता है, इतना शर्मीला लगता है। ठीक है, कि वे अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदा दिखाई पड़ता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब उसका जो अस्तित्व है उस पर ही वो अशेम्ड दिखाई पड़ता है। Yet it is at the wave age when in his heart of hearts a young lad most craves for the recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him the consideration. आगे क्या बता रहे हैं वो, कि फिर भी इस उम्र के सभी लड़कों के दिलों में उसका दिल सबसे अधिक अपनी पहचान और प्रेम की इच्छा रखता है। किसका, जो टीनेजर होता है, 14 ईयर ओल्ड लड़का होता है उसका। ठीक है, कब्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड लव रखता है। और एंड ही बिकम्स टू डिवोटी स्लेव ऑफ एनी वन हु शो हिम कंसिडरेशन, और जो उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करता है, कंसिडरेशन मीन्स उसके प्रति अपना विचार प्रकट करता है, उसके स्नेह प्रदर्शित करता है, वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को समर्पित दास बन जाता है। स्लेव मीन्स दास, डिवोटी मतलब डिवोटेड मतलब समर्पित दास बन जाता है। जो उसको प्यार दिखाता है, जो उसके प्रति अपना विचार रखता है, जो ध्यान रखता है उसका वो दास बन जाता है। बट नन डियर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनडन indulgence and therefore bad for the boy। लेकिन कोई भी उसे खुलकर प्रेम करने की हिम्मत नहीं दिखाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे इस तरीके से हिम्मत दिखा सके कि उसके खुल के प्यार कर सकते, क्योंकि ये अनुपयुक्त लिप्तता मानी जाती है। अब लिप्तता से क्या मतलब है यहाँ पर, कि मतलब ऐसी चीज़ कि छोटे जो बच्चे लड़के हैं वो ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो उसके संग अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक अनुपयुक्त, उसको हम बिना किसी कारण उस पर क्या दिखा रहे हैं, उस पर प्रेम दर्शा रहे हैं अपना, तो कोई गलत ना समझ ले। ठीक है, इंटेलिजेंस मीन्स होता है लिप्तता, मतलब उससे बिना बात के चिपके जा रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। ठीक है, ध्यान रखते हुए वो क्या करते हैं कि वो खुल के प्रेम नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि ये एक अनुपयुक्त लिप्तता मानी जाती है, जो कि क्या है, इस तरीके की इंटेलिजेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और ये लड़कों के लिए
ख़राब होती है, गलत होती है, बैड फॉर द बॉय। सो वॉट विद द स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, इसलिए कितनी भी डांट और फटकार, स्कॉल्डिंग चाइडिंग मतलब डांट और फटकार, कितनी भी डांट और फटकार, ही बिकम्स वेरी मच लाइक आ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। तो इसलिए कितनी भी डांट और फटकार से वह उस पालतू कुत्ते की तरह हो जाता है जिसका मालिक खो गया हो। जी, इस तरीके की मनोदशा बताई गई है यहाँ टीनेजर्स बच्चों की, जिनके कोई ढंग से बात समझता नहीं है, जिनको कोई समझाता नहीं है, उस बच्चों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। किसी अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना उसके लिए एक टॉर्चर जैसा है, प्रताड़ना जैसा है। वाइल द हाइट ऑफ अ विल्स is to receive the kind looks of a woman and never to be slighted by them। और वहीं किसी महिला के द्वारा उसको देखा जाना उसको परम आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन नेवर टू बी स्लाइड बाय देम, और उसके द्वारा कभी भी डांट खाने में उसे वो आनंद नहीं मिलता। उसे डांट नहीं खानी है, लेकिन उसके द्वारा देखा जाना उसको आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। इट वॉज एंग्वियस टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, डिस्पाइज्ड बाय द एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन। अपनी मामी के घर में अनचाहा अतिथि बनना, मामी के द्वारा घृणा किया जाना और हर अवसर पर डांट खाना फटिक के लिए कैसा था, बहुत ही दर्दनाक था। उसके लिए बहुत ही कष्ट की बात थी कि उसकी मामी जो है हमेशा उसको इस तरीके से डांटती रहती थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह कभी भी उससे अपना कोई काम करने को कहती थी, कभी भी कोई काम करने को कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट एंड देन शी वुड टेल हिम not to be so stupid but to get on with his lesson। काम करने को कहती थी तो वे इतना खुश हो जाता था, बहुत खुश होता था, और जो उससे वो कहती थी उससे भी अधिक काम कर देता था। तब उसको इतना जो है इतना बदतमीज़ ना बनने और अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए कहती थी। वो कहती थी बस इतने बेवकूफ़ ना बनो, इतने बदतमीज़ ना बनो, जाओ अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस तरीके से उसे फटकार देती थी, वो इतना अच्छा काम करता था फिर भी। द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ निगलेक्ट ऑन हिज आंट्स हाउस oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe। तो उसे अपने मामी के घर की उपेक्षा भरा उबाऊ वातावरण इतना अधिक परेशान कर रहा था कि वो वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो वहाँ पर सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, उसे सांस भी नहीं ले पा रहा था वो। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। वो खुले गांव में, कंट्री मीन्स यहाँ पर गांव है, वो खुले गांव में जाना चाहता था और एकदम फ्री होके, है ना, स्वतंत्र तरीके से सांस लेकर अपने फेफड़ों को भरना चाहता था।
मतलब उसे वहाँ पर घुटन हो रही थी, ठीक है। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर कोई भी ओपन कंट्री, मतलब जैसे उसके गांव में खुला हुआ था तो उसके जाने के लिए कोई भी खुला गांव वहाँ पर नहीं था। वही बड़े शहर में था, उसके गांव जैसी स्थिति थोड़ी थी वहाँ पर। तो जैसा वो चाह रहा था वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कैलकटा हाउस एंड वॉल्स, ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। चारों तरफ से कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिरा वह हर रात अपने गांव के घर का सपना देखा करता था और वहाँ वापस जाने को वो तरसा करता था। यानी अब उसे अपने गांव की याद आ रही है, वहाँ वापस जाना चाहता है वो अब। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, द ब्रॉड रिवर बैंक where he would wander about the livelong day, singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked। अब वो सब चीज़ें क्या क्या याद कर रहा है वो देखिए। वो याद कर रहा है उसे शानदार मिडोज़, यानी वो जो चारागाह थे जहाँ पर जानवर चरा करते थे, घास के बड़े बड़े मैदान, चारागाहों की याद आती थी, जहाँ वह पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। उसे चौड़ी नदी के किनारे याद आ रहे थे, हैं, जहाँ पूरे दिन वो गाते हुए आनंद से चिल्लाते हुए घूमा करते थे। उस सकरी नदी की याद आती थी जहाँ वे जब चाहे तब जा सकते थे, डुबकी लगा सकते थे, तैर सकते थे। तो ये सब चीज़ें उसको याद आ रही थी, ठीक है। उसको अपने दोस्तों की भी याद आ रही होगी भाई, कि वो जो है उस अपने दोस्तों के संग किस तरीके से रहता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, देखिए आ गया ये बात, उसे अपने साथी लड़कों के जो समूह था उसके बारे में वो सोच रहा था। कंपेनियंस ओवर हुम ही वाज डेस्पॉट एंड above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night। अब वो जरा सारी बातें याद कर रहा है, अब साथ साथ उसको अपनी मम्मा के बारे में भी याद आ रहा है। तो क्या बता रहा है, क्या याद कर रहा था वो, अपने साथी जो और लड़के थे उनके बारे में सोच रहा था, जो बैंड था उनका पूरा गैंग जो था उसके बारे में सोच रहा था, और जिनका वह एक अकेला क्या था, तानाशाह था। इन सब के अतिरिक्त उसे दिन रात अपनी उस अत्याचारी माँ की याद आती थी, प्रेजुडियस, ठीक है, अत्याचारी माँ की याद आती थी, और जो कि उसके प्रति क्या रखती थी, पूर्वाग्रह रखती थी। पूर्वाग्रह मतलब उसने पहले से ही जो विचार बना लिए वही बना लिए, उसकी बात ही नहीं सुनती थी। वो जो उसकी माँ थी उसकी याद आ रही थी उसे। A kind of physical love like that animals longing to be in the presence of the one who is loved, and inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy। अब ये बहुत सारी बातें गिना दी इसमें। क्या बताया उन्होंने, जानवरों की तरह एक प्रकार का फिजिकल लव, शारीरिक प्रेम, जिसे प्यार किया जाए उसकी उपस्थिति में होने की एक क्या हो, तड़प हो। मतलब जानवर जब अपने पास होते हैं तो जब होता है तो हम बड़ा प्यार करते हैं, और जब हमारे पास नहीं होता है तो हम उसके लिए परेशान होते हैं। तो ऐसे ही कुछ उसकी स्थिति हो रही थी। एक कैसा, मतलब एक जानवर भी अगर अपने पास रहेगा तो उससे अपन को प्यार हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति उसकी भी बताई कि एक जानवर का
जानवर के होने पर उससे प्यार करना, और अनुपस्थिति में क्या होगा, उसकी परेशानी होगी, भाई उसकी याद आएगी। माँ के लिए आंतरिक हृदय की एक शांत पुकार, अब उसको अपनी माँ की याद आ रही है ना। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, एक शारीरिक प्रेम एक एनिमल की तरह। आ लॉन्गिंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, जब वो है तो उसका प्यार करना। एंड एक्सप्रेसिवली विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और वो जब नहीं है तो एक अनएक्सप्रेसिबली यानी अवर्णनीय उसकी पीड़ा, जब वो सामने नहीं है वो जानवर। तो आ साइलेंट क्राई ऑफ हिज इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, और अपनी माँ के लिए उसके आंतरिक हृदय से एक शांत पुकार, मतलब वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। लाइक द लोइंग ऑफ कैल्फ इन द टुलाइट, किसकी तरह कि क्या, किसकी तरह, शाम के समय बछड़े का रेंकना। ये प्रेम जो पूरी तरीके से एक पशु की भावना थी। एक पशु भी होता है, कैल्फ जो होता है, वो बछड़ा क्या करता है, टुलाइट, जब शाम का समय होता है तो वो रेंकता है, ठीक है। तो वो भी अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़पता है, तो इस तरीके से वो भी तड़प रहा था। टुलाइट दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल incited, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. वह एक शर्मीला, निराश, दुबला, भद्दा, कुरूप लड़के को उत्तेजित कर रहा था। मतलब वो जो जानवर भी अगर शाम को रैक रहे थे, वो बछड़ा रैक रहा था अपनी माँ के पास जाने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को सोच के वो भी परेशान हो रहा था, वो उसको और ज़्यादा उत्तेजित कर रहे थे। उसे भी अपनी माँ की याद आ रही थी उस समय। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली, कोई भी इसे समझ नहीं सका, लेकिन ये लगातार उसके मस्तिष्क को शिकार बना रहा था। बेसिकली इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है, एक उदाहरण दिया गया है कि वो जो बच्चा था फटिक, उसके मन की स्थिति कैसी थी। जैसे एक जानवर अपने पास रहता है तो जानवर से प्यार हो जाता है, लेकिन जानवर अगर दूर हो तो भी हमको पीड़ा होती है, एक अवर्णीय पीड़ा होती है। तो इस तरीके की स्थिति उसके लिए भी थी। वो अपने हृदय की गहराइयों से अपनी माँ को याद कर रहा था, और ये सब याद उसे कैसे आ रहा था, जैसे बछड़ा कोई रैक रहा है, तो ये चीज़ वो जब वो सुन रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। बेसिकली ये सब चीज़ इस पैराग्राफ में कही गई है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक। अब इसमें जो है स्कूल, फटिक के स्कूल के बारे में बताएंगे। पूरे स्कूल में फटिक से अधिक बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patently suffered all the blows that came down on his back. वह जब अनुपस्थित था, एब्सेंट होता था वो, और जो है अध्यापक जो थे, टीचर जो थे, उनसे प्रश्न पूछते थे तो वो चुप रहता था, ठीक है। और बिल्कुल शांत, कैसे शांत रहता था, जैसे कोई गधा हो, उसको बहुत सारा सामान लाद दिया हो, वो धैर्यपूर्वक चुपचाप सारे डंडे सहन करता रहता है ना, ऐसे ही उसकी पीठ पर पड़ने वाले जो घूंसे थे उनको वो सहन करता रहता था, ठीक है। इस तरीके से बेचारा अपने जीवन उस समय काट रहा था। When other boys were out to play, he stood wistfully by the window and gazed at the roof of the distant house. जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे तब वह चिंतित होकर खिड़की पर खड़ा हो जाता था और दूर के घरों की छतों को घूरता रहता था, देखता रहता था। कि गेज्ड मतलब घूरना, अपलक दृष्टि से देखता रहना, उसकी छतों को देखता रहता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. यदि कभी वो खुली हुई छतों पर बच्चों को खेलते हुए देखता था
तो यादों से उसका दिल जो है दिल में दर्द उठता था, उसकी यादें फिर से जाग जाती थी, तो दुख होता था बहुत। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। उसने एक दिन क्या हुआ, अपना पूरा साहस जुटाया, इकट्ठा किया, और उसने अपने अंकल से पूछा, अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने आंसर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। उसके मामा ने कहा कि रुको, उसने पूछा ना कि मैं घर कब जा सकता हूँ, तो उसके मामा ने उत्तर दिया कि छुट्टियाँ आने तक इंतज़ार करो। अब वो कह रहा है लेकिन छुट्टियाँ नवंबर तक आनी थी और इंतज़ार करने का लंबे समय था। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन जो है छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आनी थी, और एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और तब तक वेट करने के लिए बहुत सारा समय था, ये नवंबर बहुत दूर था। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन पथिक ने क्या किया, उसकी जो लेसन बुक थी उसको खो दिया, खो गई उसकी बुक। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन डीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। वास्तव में पुस्तक जो थी उसकी खो गई थी, तो क्या हुआ कि बुक की मदद के बिना उसे अपना पाठ तैयार करने में बहुत परेशानी हो रही थी। पाठ कठिन लग रहा था, जब बुक ही नहीं थी तो कठिन तो लगेगा ही, तो उसे बहुत कठिन लग रहा था वो। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो ये असंभव था भाई, अब किताब के बिना पढ़ना असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कैन हिम अनमर्सीफुली, दिन पर दिन अध्यापक जो है अनमर्सीफुली यानी निर्दयतापूर्वक उसे डंडा मारा करता था। हिज कंडीशन बिकम सो abjectly miserable that even his cousins were ashamed even his cousins were ashamed to own him। उसकी दशा इतनी अधिक दयनीय हो गई थी कि उसके जो कज़िन भाई बहन थे, कज़िन मतलब वही मामा के बच्चे जो थे, उसे अपना भाई कहने में भी उन्हें शर्माते थे, वो बताते नहीं थे कि मेरा भाई है ये। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। जीर मतलब चिढ़ाना, टीज़ करना। वे उसे दूसरे लड़कों से अधिक चिढ़ाने लगे और इंसल्ट करने लगे, उसको अपमानित करने लगे, उसके भाई बहन ही उसको इंसल्ट करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। और लास्ट में वो अपनी मामी के पास गया और उनको बताया कि उसने अपनी किताब जो है खो दी है, उसकी बुक खो गई है। अब उसकी बुक हो गई तभी तो उसे इतनी परेशानी हो रही थी, वो अपना लेसन वेसन कुछ याद ही नहीं कर पा रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, और टीचर जो है उसकी पिटाई लगाते चले जा रहे थे। ठीक है। हिज आंट pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout." अब उसकी आंटी ने जो है, उसकी मामी ने क्या किया, बहुत गुस्सा हो गई वो उससे, और अपने होठों को दबाते हुए कहा, तुम कैसे हो, क्लमजी हो। क्लमजी मीन्स होता है अनाड़ी, तुम महा अनाड़ी। काउंटी मतलब गंवार, तुम महा अनाड़ी गंवार। ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट, गंवार हो और बहुत अनाड़ी हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times अ मंथ। अपने पूरे परिवार के साथ मैं ये कैसे वहन कर सकती हूँ कि महीने में 5 बार तुम्हारे लिए नई किताबें खरीदूँ। ये सब कैसे हो सकता है, मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकते हैं भाई, हमारी पूरी फैमिली भी तो है, वही कहना चाह रही हैं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात स्कूल से घर लौटते समय क्या हुआ, अब जो उसी दिन की बात है ये। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटते समय फटिक हैड अ बैड
हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग। उसी रात फटिक के सिर में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा था और वो कांप रहा था, कपकपी के जो है फिट्स पड़ रहे थे, यानी दौरे हो रहे थे उसे, और बुरी तरह से उसके सर में दर्द हो रहा था। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मामी ने उससे ये सब कुछ कहा। तो परेशान तो वो पहले से था ही। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उसको लगा कि उसको जो है मलेरिया बुखार आया हुआ है, मुझे मलेरिया बुखार होने वाला है उसे। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट। और उसका अपना एक और बड़ा भय था कि वो अपनी मामी के लिए एक और परेशानी का कारण बन जाएगा। वो वैसे ही परेशान है, अब मुझे मलेरिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तो वो और परेशानी का कारण बन जाएगा, ये भी उसका एक भय था। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक जो है कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटिल। आस पड़ोस की सभी तलाश जो है, फ्यूटिल मीन्स निरर्थक, सभी तलाश निरर्थक रही, यानी वो कहीं पर था ही नहीं, मिला ही नहीं आस पड़ोस में कहीं। फ्यूटिल। द रेन हैड बीन पोरिंग इन torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. पूरी तरह जोरदार बारिश हो रही थी, होती रही, और जो लोग उसकी तलाश में बाहर गए थे वो पूरी तरह ड्रेंच्ड मीन्स भीगे हुए, पूरी तरह भीग गए थे। और क्या हुआ था? एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और अंत में बिशंबर ने पुलिस की सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड। दिन के अंत में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर दरवाजे पे आके रुकी, तब भी बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before बिशंबर। दो सिपाही फटिक को अपनी बाहों में लेकर बाहर आए और बिशंबर के सामने उसको रख दिया। He was, अब वो जो है बिशंबर अपने हाथों में लेकर आए और उसको रख दिया, मीन्स क्या है? या तो वो अनकॉन्शियस था, है ना, अनकॉन्शियस था, वो बीमार तो पहले से ही था। ही वॉज वेंट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, मडी ऑल ओवर हिज फेस एंड आइज, फ्लस्ड रेड विद फीवर एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग। अब वो कैसा था उस समय ये दिखा रहे हैं। ही वॉज वेंट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट मडी, वो सिर से लेकर पैर तक कैसा था? गीला था, पूरे शरीर पर मडी यानी मिट्टी लगी हुई थी पूरे शरीर पर। बारिश हो रही थी तो कीचड़ मिट्टी जो भी होगी लग गई उसके चेहरे तथा आँखों में बुखार की लालिमा थी, लाल हो रही थी उसकी आँखें, उसका चेहरा लाल हो रहा था, है ना। आइज फ्लस्ड रेड विद फीवर एंड हिज लिम्स ऑल ट्रिम्बलिंग, और उसका पूरा शरीर जो है कांप रहा था। विशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट। विशंबर ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया और उसे अंदर के कमरे में ले गया। When his wife saw him, she exclaimed. जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसने कहा, What a heap of trouble this boy has given us. इस लड़के ने हमें कितनी ढेर सारी परेशानी दी हैं। हीप मतलब ढेर, तो इस लड़के ने हमें कितनी सारी परेशानी दी है। Hadn't you better send him home. क्या ये अधिक अच्छा नहीं होगा कि आप इसे जो है अपने घर भेज दो, उसके घर भेज दो भाई। उसकी मामी ने कहा, अब हम नहीं रख पाएंगे इसे। Fatik hear her word and sobbed out loud, Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. फटिक जो है ये उसकी जो शब्द थे मामी के उसने सुने और ज़ोर से एकदम क्या हुआ, सिसक पड़ा। सिसकी जैसे लेते हैं ना, एकदम से उसकी आवाज़ आई उसके अंदर से।
है ना। सॉफ्ट मतलब सिसकते हुए एकदम से बोला। अंकल, क्या बोला? मामा, मैं जो है घर जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मैं घर जा रहा था लेकिन वे मुझे ज़बरदस्ती वापस ले आए। बट दे ड्रैग्ड मी। ड्रैग्ड मीन्स होता है ज़बरदस्ती किसी को घसीट के लाना। ड्रैग्ड मीन्स घसीटना। तो वो ज़बरदस्ती मुझे वापस ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। डिलीरियस मीन्स होता है परेशान होना, है ना। रेस्टलेस मतलब बेचैनी जिसे कहते हैं। बुखार बहुत बड़ा हुआ था, बहुत तेज़ बुखार था। पूरी रात लड़का उससे परेशान रहा। विशंबर एक डॉक्टर को बुला लाया। विशंबर कौन है? सबको याद है ना। विशंबर है उसका मामा। तो उसका मामा गया और डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लैश्ड विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? May I go to home? अब वो बच्चा बुखार में तप रहा है और बुखार में क्या हो रहा है, वो अपनी आंखें खोलता है और छत की तरफ देखता है और खोलते हुए एकदम क्या बोलता है, मामा क्या छुट्टियां आ गई हैं? क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? वो अपने मामा बेहोशी की हालत में जब जैसे ही होश आ रहा है, आंखें खोल रहा है, तो क्या बोल रहा है वो कि क्या छुट्टियां हो गई? क्योंकि मामा ने उससे क्या कहा था कि जब छुट्टी होंगी तब जाएगा तू। तो वो वही चीज़ उसे याद रह गई है। विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट। विशंबर जो है अपनी आंखों में आंसू पहुँचता है। अब उसे रोना आ गया उस बच्चे की स्थिति देख के। आंसू पहुँचता है और फटिक के जो पतले दुबले जलते हुए, बर्निंग मतलब गर्म, बुखार से जो तप रहा है, उसके जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर पूरी रात उसके पास बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर मीन्स बड़बड़ाना। अब उस लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब जो वो बड़बड़ा रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वो लड़का क्या बोल रहा है, जोर से। अंत में क्या हुआ, जब बड़बड़ाते उसकी आवाज़ एकदम बहुत तेज़ हो गई। वो जोर से चिल्लाया। वो क्या बोला, माँ माँ मुझे इस तरह मत मारो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब वो इतनी बुरी तरह से डरा था कि वो अभी बेहोशी में भी ऐसा ही बोल रहा है। द नेक्स्ट डे फटिक बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगले दिन फटिक कुछ समय के लिए होश में आया। कॉन्शियस मीन्स होश में आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम। उसने अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे वो किसी के आने की आशा कर रहा हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। और अंत में निराशा की सांस के साथ उसका सिर तकिए में, मतलब फिर से उसने तकिए में अपना सर घुसा लिया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साय। उसने गहरी आह के साथ अपना सिर दीवार की तरफ घुमा लिया। मतलब वो बेचैन था, कभी ऊपर देख रहा था, कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा। उसे किसी के आने का इंतज़ार था, वो ये चीज़ देख रहा था। विशंबर न्यू हिज थॉट एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। विशंबर उसके विचारों को समझ रहा था। वो समझ रहा था कि वो क्या देख रहा है, और अपना सिर झुकाकर उसके कान में उसने कुछ कहा। विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, कान में कुछ फुसफुसा के कहना। उसके कहा, फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है, बुला लिया है। द डे वेंट बाय, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉय कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है। पथिक began to cry out by the mark their phantoms। फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया।
क्या चिल्लाया वो? बाय द मार्क देयर फैटम्स, चिन्ह से 3 फैदम, चिन्ह से 4 फैदम, चिन्ह से, फैदम मीन्स कदम से मतलब है, इस तरीके चिल्ला रहा था। फैदम बाय द मार्क ही हैड हियर द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन। उसे नाविक को नदी में स्टीमर पर साहुल की लाइन पर चिन्ह बताते हुए सुना था। अच्छा, वो जब गांव की याद आ रही है कि वो किस तरीके से चिन्ह बता रहे थे ना। फटिक क्या चिल्ला रहा था? चिन्ह से 3 फैदम, चिन्ह से 4 फैदम। तो उसने जो नाविक को नदी में स्टीमर पर साहुल की लाइन पर चिन्ह बताते हुए सुना था, तो वो चीज़ें अब उसको रिमाइंड हो रही थी, तो वही चीज़ें वो अब चिल्ला रहा था। ठीक है, मार्क ऑफ द प्लम लाइन, नाउ ही वाज हेमसी प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी। अब वो गहराई ना नापे जाने योग्य समुद्र की गहराई को स्वयं नाप रहा था। समुद्र की गहराई को वो स्वयं नाप रहा था, यानी वो अपने अंतर में ही खो गया था, वो पुरानी यादों में। अब यहाँ बीच बीच में इन्होंने जो है फ्रेजेस दिए हैं जिनको आपको समझना है बच्चों, कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जो उन्होंने बोला, नाउ ही वाज हेमसी प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी, वे गहराई ना नापे जाने योग्य समुद्र की गहराई को स्वयं नाप रहा था वो। ठीक है। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक अ whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice। अब बाद में दिन में फटिक की माँ कैसी आई? एकदम जोर से। बस्ट इनटू द रूम लाइक अ whirlwind, whirlwind होता है चक्रवात, तो उसकी माँ चक्रवात की तरह तेजी से कमरे में आई। मतलब उसको पता होगा ना कि बच्चे की हालत ख़राब है, तो वो एकदम भागती हुई आई, तो चक्रवात की तरह तेज़ी से कमरे में आई। फिर क्या हुआ? एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड, और एक तरफ से टॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाना, जाते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए, है ना, साइड टू साइड। मोन यानी विलाप करते हुए। एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी वो। बिशंबर ट्राई टू काम हर एगेशन, बट विशंबर ने उसकी एगेशन जो थी, उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया, बट लेकिन शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, वो पलंग पर गिर गई और चिल्लाई। क्या चिल्लाई वो? बेड एंड क्राइड, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारा, मेरा प्यारा। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट, फटिक ने एक क्षण के लिए अपनी परेशानी वाली गतिविधियों को रोक दिया। वो इधर उधर सर घुमा रहा था ना बेचैनी में, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी बड़ा रहा था। तो ये जो मूवमेंट वो कर रहा था, रेस्टलेस मूवमेंट, उसने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, क्योंकि माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हिज हैंड चेस्ट बीटिंग अप एंड डाउन, ही सेड उसने हाथ पीटना बंद कर दिया, जो हाथ पटक रहा था वो बंद कर दिया। उसने कहा अरे। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर चिल्लाई। फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने धीरे से अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी और को देखते हुए, सैड कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर फटिक और उसकी माँ और उसके छोटे भाई की कहानी है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की है कि पहली चीज़ तो जो टीनेजर्स होते हैं, 14 ईयर्स ओल्ड लड़के को लेके उन्होंने बताया है, वो जो होते हैं टीनेजर्स जो होते हैं, यानी 14-15 साल के जो लड़के होते हैं, वो एक मुसीबत की तरह होते हैं। क्यों? उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। वो सुंदर नहीं होते या बड़े नहीं होते, छोटे नहीं होते, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी मन की भावनाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है, जो कि फटिक के साथ यहाँ हुआ। उसकी माँ ने भी उसकी बात नहीं सुनी, नहीं समझी, लेकिन बाद में क्या हुआ?
बाद में वो और उसकी माँ दोनों ही परेशान रहे। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इस लेसन को समझिए, पढ़िए, देखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।